आज हम क्लास 6 का एसपीएल सोशल साइंस में एसपीएल जिसको पहले सिविक्स कहते थे उसका चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में कि हमें देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए लोगों के एक समूह की आवश्यकता होती है ना। तो हर देश को एक सरकार की जरूरत पड़ती है और क्योंकि चीज़ों को पूरा करना पड़ता है तथा निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना। तो इसके लिए जैसे जनहित से जुड़े कई मुद्दे होते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं, कई नीतियों के बारे में डिसाइड करना पड़ता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रोड कहाँ बनवानी है ना, कहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए स्कूल खुलवानी। तो ये निर्णय लेने के लिए एक लोगों के समूह की आवश्यकता पड़ती है जो कि लोगों का ही हो या लोगों के सहयोग से हो, तो यही सरकार है। हम सिंपल शब्दों में ये समझ सकते हैं। अब सरकार कई सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती है ना। जैसे कि गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू करना, ये भी सरकार का काम हो सकता है। रेल या की सेवाएं शुरू करना, सड़क सेवाएं शुरू करना इत्यादि। सरकार का काम देश की सीमाओं को बचाने सॉरी बचाने का भी होता है, क्योंकि व्यक्ति विशेष देश की सीमा को नहीं बचा सकता, तो एक संगठन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो है देश की सीमाओं को बचाता है कौन? सरकार। और साथ ही अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी निर्धारण और उनका निर्वहन करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार की यह सरकार ये सुनिश्चित करती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को भरपूर भोजन मिलेगा, है ना, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और शिक्षा मिलेगी। तो ये सारी नागरिक सुविधाएं जो हैं सुनिश्चित करने का कार्य सरकार ही करती है बड़े पैमाने पर। अब प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे सूखा है, बाढ़ है, भूस्खलन है, भूकंप है, इन सब के समय भी सरकार ही लोगों की मदद करती है। और मदद पूरे देश के लोगों की मदद सरकार ही बड़े पैमाने पर जब जरूरत पड़ती है तो इसकी मदद सरकार ही कर सकती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, क्योंकि काफी धन और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब विवाद होने की स्थिति में, जैसे अपराध हो जाता है ना, तो कोर्ट की भूमिका आती है। तो कोर्ट भी दरअसल सरकार का ही एक अंग है। तो कोर्ट निर्णय करते हैं, डिसाइड करते हैं, चाहे विवाद दो व्यक्तियों के बीच में हो, एक व्यक्ति या संस्था के बीच में हो, है ना, दो संस्थाओं के बीच में हो इत्यादि, दो राज्यों के बीच में हो, तो इसका निर्णय कौन करता है? कोर्ट करता है, जो कि सरकार का ही एक भाग होता है। अब शायद बच्चों आप लोगों के आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार ये सब काम करती कैसे है और यह सब काम करना सरकार के लिए क्यों जरूरी है। तो जब मनुष्य जाति का ओरिजिन हुआ था तो धीरे धीरे उसने एक साथ रहना शुरू किया और कई कार्य करते थे, तो उन्हें संगठन बनाने की आवश्यकता हुई। सरकार क्या है? लोगों का एक संगठन है एक तरह से, है ना। तो संगठन बनाने की आवश्यकता, अब संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि सामूहिक निर्णय ले सकें, सभी लोग मिलकर निर्णय ले सकें, किसी खास निर्णय पर पहुंच सकें और साथ ही उसको लागू कर सकें। सिर्फ निर्णय ले लेना काफी नहीं था, निर्णय को लागू करवाना भी सरकार का ही दायित्व है। ठीक है। तो अब कुछ नियम नियम बनाने पड़ते हैं देश को चलाने के लिए, जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं, जिन्हें कानून कहते हैं, है ना। जैसे कि संसाधनों का निर्धारण करना, देश में जो संसाधन होते हैं, जमीन है ना, पानी, ये सारी, वन है ना, खनिज संपदा, ये सारे उसके संसाधन है, तो इनका इनका नियंत्रण करना, है ना। और देश के भूभाग को बचाना, मान लीजिए कोई विदेशी आक्रमण कर रहा है, जमीन को ले रहा है आपके देश की टेरिटरी को, तो उसको बचाना, है ना, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें, ये भी सरकार का ही दायित्व होता है। सरकार यह सब लोगों की बदले करती है, यानी कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, एक आदमी तो नहीं कर सकता कि अपने देश को बचाए। तो हम क्या करते हैं? चुनते हैं लोगों को, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, वो चुनते हैं, वो सरकार बनाते हैं, वही हमारे लिए काम करते हैं। तो आखिरकार हमारे द्वारा ही किया गया ना इसका कार्य, क्योंकि हमने चुना था लोगों को, है ना। तो इस तरह से सरकार लोगों के लिए काम करती है। अब नेता, जैसे चुने हुए आपके नेता हैं, उनकी मदद से निर्णय लेना, उन्हें लागू करना, है ना। तो ये निर्णय उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पर असर करे, ऐसी कोशिश होती है, उसका फायदा हो, ऐसा कोशिश सरकार के निर्णय करते हैं। अब सरकार के 3 लेवल्स होते हैं, है ना। 3 स्तर होते हैं सरकार के। अब अलग अलग चीज करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो कैसे करेगी सरकार? तो इसके लिए काम को बांट दिया गया है ताकि काम को ज्यादा सटीक तरीके से किया जा सके। तो 3 लेवल सरकार के होते हैं। पहला तो लोकल लेवल पर होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना,
दूसरा होता है स्टेट के लेवल पर, राज्य के स्तर पर, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और तीसरा होता है देश के लेवल पर, यानी पूरा सेंटर के लेवल पर। तो ये सरकार के 3 स्तरीय लेवल हो गए। अब क्या होता है, सरकार और कानून। सरकार कानून बनाती है और देश के प्रत्येक व्यक्ति को इसका पालन करना पड़ता है ना, चाहे वो जितने बड़े पद पर हो, चाहे जितना बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। सरकार अ, इसी तरीके से काम कर सकती है ना। एकमात्र तरीका है जो कि सरकार इससे काम कर सकती है कि कानून बनाना और उसके आधार पर लोगों को नियंत्रित करना, नीतियों को लागू करवाना, ठीक है। और सरकार के निर्णय जो है जो लेती है, उन्हें वो लागू करवाना पड़ता है, सिर्फ निर्णय ले लेना ही काफी नहीं होता। और बिना कानून के निर्णय को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्णय और नीतियों को लागू करने में जहाँ बाधा आती है, कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो उनको कैसे नियंत्रित करेंगे? कानून से, क्योंकि कानून में सजा का प्रावधान होता है। यदि कोई कानून को तोड़ता है या नीति को पालन नहीं करता, कानून का पालन नहीं करता, तो उसके मदद कानून की मदद से उसको नियंत्रित और दंडित भी किया जाता है। अब लोगों को इससे क्या होता है, सरकार के निर्णय लागू हो पाते हैं। अब लोग भी जैसे कदम उठाते हैं, है ना। अगर उन्हें लगता है कि कोई कानून विशेष का पालन नहीं हो रहा है, तो वो सरकार के खिलाफ भी कानून में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसको धर्म की वजह से उसको कोई खास नौकरी नहीं दी जा रही है, या उससे नौकरी देने में उसके धर्म या जातीय क्षेत्र की वजह से आनाकानी की जा रही है, तो वह कोर्ट जा सकता है। तो सरकार के साथ साथ व्यक्तियों को भी कोर्ट में जाने की आज़ादी होती है, क्योंकि उस नीति का लाभ लोगों के लिए बनी नीति है, तो उनका लाभ उन तक पहुंचाना जरूरी होता है। अगर वो नहीं पहुंचा पाती है गवर्नमेंट, या कोई बाधाकारी तत्व आता है बीच में, तो व्यक्ति कोर्ट तक जा सकता है। तो कोर्ट सुनिश्चित करता है उसका पालन। सरकारों के प्रकार, तो सरकार जैसे लोकतांत्रिक है या राजतंत्र है ना, तानाशाही है ना, ये कई प्रकार की सरकार होती है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र इस समय सबसे श्रेष्ठ शासन पद्धति लोकतांत्रिक ही मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा शासन होता है ना। इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और दुनिया के सभी देश लोकतंत्र को अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं भी है। हालांकि ज्यादातर देश लोकतांत्रिक देश हो चुके हैं। तो सरकार को निर्णय करने का अधिकार जो होता है वो जनता देती है। क्यों? कि जनता सरकार के प्रतिनिधियों को चुनती है ना। और ये कैसे होता है? चुनाव के माध्यम से होता है। ऐसे नहीं कोई भी पार्टी आए तो सरकार बना ले, नहीं। उसे आम चुनाव जिसे कहते हैं, हर 5 ईयर में होता है। उसमें भाग लेने के बाद जनता जिसको बहुमत देती है, वही सरकार बनाती है। तो ये चुनाव के माध्यम से होता है। और जब एक खास व्यक्ति को कोई क्षेत्र की जनता वोट करती है, तो व्यक्ति उसे चुना हुआ माना जाता है ना। और एक खास व्यक्ति जब है, वो सरकार में शामिल होता है, और फिर ऐसे बहुत सी व्यक्तियों से सरकार बनती है, उनमें से कुछ विधायक, मंत्री, है ना, इस तरह से बनते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में अपने कार्यों के लिए सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है ना। जो भी निर्णय सरकार ले रही है, तो वो जनता को उसका फायदा मिले, ये सरकार जनहित को ध्यान में रख के निर्णय लेती है, क्योंकि उसे अगली बार चुने जाने या चुने ना जाने का डर होता है ना, डर ही कहेंगे इसे, है ना। हालांकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जनता इससे बदल भी सकती है सरकार को, अगर वो पसंद नहीं करती कि फला फला अमुक अमुक पार्टी, है ना, हमारे लिए काम नहीं कर रही है, अमुक व्यक्ति हमारे इलाके में काम नहीं कर रहा है, तो वो बदल सकती है उसको। एक और अन्य तंत्र के बारे में, जो राजतंत्र है, अक्सर हिस्ट्री में आप पढ़ते रहे हैं या पढ़ेंगे आगे। तो राजतंत्र भी एक शासन पद्धति है, जहाँ पर राजा या रानी, कुछ क्षेत्रों में रानी भी होती थी, बहुत कम मात्रा में, लेकिन रानियों का भी जिक्र मिलता है। तो राजा या रानी निर्णय लेते थे या लेती थी, और सरकार चलाती थी। और राजतंत्र में लोगों का छोटा समूह होता था, यानी राजा के आसपास रहने वाले कुछ लोग ही निर्णय ले लेते थे। आम जनता की निर्णय लेने में कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। ये एक राजतंत्र का एक कमी कह सकते हैं हम, ठीक है। और पर सबसे इसमें बात यह है कि अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन जो है, राजा को या रानी ही लेती थी। और लोकतंत्र में अलग तरीके से होता है, लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णय लेती है। तो ये, इसके अलावा राजतंत्र में राजा या रानी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं रहती जनता के प्रति। उनके जो मन में आता था वही करते थे, ठीक है। हालांकि बहुत से अच्छे और प्रतापी राजा भी मिलते हैं, जिन्होंने जनहित का ध्यान रख के कार्य किया है, लेकिन फिर भी बहुत से निरंकुश राजा भी मिलते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का हिस्सा सरकार चुनने में रहता है, लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। अब लोकतांत्रिक सरकार, भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि लोकतंत्र है। भारत, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यू ऑल नो।
तो लंबे संघर्ष के बाद हमें यह हासिल हुआ है। हम बहुत से संघर्ष के बाद, खासकर अंग्रेजों की 190 साल से ज्यादा की जो हमारी दास्तां रही, उसके बाद हमें अपने देश को स्वतंत्र कराया और अपनी शासन पद्धति चुनी, जो कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। अब लोकतांत्रिक शासन पद्धति हमें संघर्ष के बाद मिली, ये हमें 1 या 2 दिन में नहीं मिल गई है। लोकतंत्र में आम जनता अपने नेता को चुनती है। हम सभी को पता है कि लोकतांत्रिक पद्धति की विशेषता है कि आम जनता है ना, तो इस तरह से जनता का शासन होता है। और मुख्य बात यह है कि आम जनता ही निर्णय लेने, नियम बनाने, कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होती है, यानी एक तरह से जनता का खुद पर शासन होता है। ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए कि जनता इसमें सक्रिय पार्टिसिपेशन करे, सभी लोग चुनाव में भाग लें, है ना। लोकतांत्रिक सरकारों को आजकल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीधे लोग अपने आप को सरकार चलाने में नहीं इन्वॉल्व करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो किसी के बदले में काम करे, ऐसा हम समझने के लिए कह सकते हैं। जैसे हमने चुना एमपीज को या एमएलएज को, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मतलब हमारे बदले में ये हमारे लिए नीतियां निर्धारित करेंगे वहां जाके संसद में या विधानसभाओं में राज्यों की। तो इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में इस सिस्टम को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। तो जनता जो अपने चुने हुए व्यक्तियों को भेजती है और वो निर्णय जनता के लिए लेते हैं, और ये चुनाव के द्वारा संभव हो पाता है। इसलिए हर डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, एक उत्सव जैसा होता है चुनाव, है ना। और यह सभी लोग, जनता मिलकर चुनाव में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि एक तरह से सामूहिक निर्णय लेते हैं। अब अगर कोई सरकार लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, अब इस समय में हम किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक तब तक नहीं कह सकते जब तक अपने सभी नागरिकों को वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं देती। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिविक्स का, एसपीएल का एक है ना, पॉलिटिकल साइंस का एक डिफाइंड टर्म है। यूनिवर्सल का मतलब होता है टू ऑल, एडल्ट मतलब एडल्ट who has attained 18 years और above 18 years, और फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट। तो हर वो व्यक्ति जो कि 18 ईयर्स का हो चुका है उसको राइट मिला हुआ वोट डालने का, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो इस तरह के राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये देना किसी अपने नागरिकों को, अपने सभी जनता को, किसका अधिक लोकतांत्रिक सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए इसको संविधान अपनी जनता को, अपने सभी लोगों को देता है, जो 18 ईयर्स के हैं। तो सभी एडल्ट हमारी कंट्री में वोट कर सकते हैं, है ना, कुछ सिवाय कुछ को छोड़कर, जो कि उसको आप नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। देश की लगभग 50% है ना, अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं आबादी जो महिलाएं हैं, उनको वोट देने का अधिकार कब मिला। तो पूरी दुनिया में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। चाहे यूरोप और अमेरिका जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले देश और महाद्वीपों में भी, जैसे यूरोप, यूएस जैसे देशों में भी, यूरोप कॉन्टिनेंट और यूएस कंट्री में भी महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त करने हेतु उन्हें संघर्ष करना पड़ा, लड़ना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पुरुषों की संख्या कम हो गई, बहुत से पुरुष मारे गए युद्ध में भाग लेते हुए, तो महिलाओं ने घर की जिम्मेदारी और बाहर की जिम्मेदारियां संभाली। तो नेचुरली लोगों को लगा कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं, तो उनको वोटिंग राइट मिला। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो हालांकि ये उनको संघर्ष करने के बाद मिला, है ना, इससे उनको मजबूती मिली, वोटिंग राइट मिला। तो और उन्होंने जो संघर्ष किया उसको सफरेज मूवमेंट कहते हैं। अपने आपको वोटिंग राइट पाने के लिए जो स्ट्रगल किया वीमेन ने, उसको सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। अब अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला। अमेरिका एक बहुत इस समय, और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद आसपास भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली बाकी सभी फील्ड्स में एडवांस था, लेकिन वहां भी वोटिंग राइट्स महिलाओं को काफी बाद में मिला। जबकि यूके में भी उन्हें महिलाओं को पुरुषों की तरह वोट करने का अधिकार कुछ बाद में मिला। पुरुषों के बराबर पुरुषों की तरह वोट करने का अधिकार यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड कहते हैं सिंपल वर्ड्स में, ये 1928 में मिल सका। अब पर चीजें हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय था जब सरकारें महिलाओं और गरीबों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं देना चाहती थी। अब पहले तो पुरुष ही थे जो कि उन्हें वोट देने का अधिकार था, वो भी शिक्षित पुरुष होते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था, या कुछ प्रॉपर्टी के साथ, है ना।
उस तरह के पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला हुआ था। अर्थात महिलाएं, अशिक्षित और गरीब, इनको वोट देने का अधिकार, इनको दूसरे दर्जे का नागरिक हम कह सकते हैं, माना जाता था। और देश इन्हीं कुछ पुरुषों के वोट देने के बाद जो सरकारें बनती थी, ये सरकार को चलाने में मदद करती थी, सिर्फ इनका मत शामिल होता उनमें, यानी अधिकांश जनता की, बहुसंख्यक जनता की उपेक्षा की जाती थी। कुछ लोगों के निर्णय से ही देश चलाए जाते थे। भारत में भी स्वतंत्रता के पूर्व एक माइनॉरिटी ग्रुप को ही वोट देने का अधिकार था। सभी लोग वोट नहीं दे सकते थे, है ना। और वो देश की पूरी जनता का भविष्य तय करते थे, यानी कुछ लोग ही देश की जनता के बदले में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सा थे, लेकिन सभी लोग नहीं थे। गांधी जी तथा अन्य लोगों ने इस पर अपनी अप्रसन्नता जाहिर की कि कुछ लोग ही देश को चलाने में निर्णय क्यों लें, सभी का निर्णय आना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि सभी को वोट देने का अधिकार मिले, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, जो कि अब बाद में स्वतंत्रता के बाद हमने अपनाया है। और अपने जनरल जो है गांधी जी की, उनमें यंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि शायद मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता हूं कि केवल धनी व्यक्ति ही वोट दे सकता है, परंतु एक व्यक्ति जो चरित्रवान है पर धनी अशिक्षित है, वो वोट देने का अधिकार नहीं रखता। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी, और सच में ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है ना। दिन रात काम करने वाला व्यक्ति जो सिर्फ गरीब हो तो वोट न दे पाए, ये कहाँ का न्याय है। तो हालांकि आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सारी बातों को ध्यान में रखा और सभी को वोटिंग राइट दिया, चाहे वो महिलाएं हो, है ना, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, देश के नागरिक हो, है ना। तो उनको वोटिंग राइट दिया। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। और ये लोकतंत्र के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सभी की सामूहिक पार्टिसिपेशन से ही देश को चलाना सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। थैंक यू।